विविध भारती। विविध भारतीय स्टेशन को इतने लोग सुनते हैं और अभी भी बैठ के मतलब इंतज़ार करते हैं कि एक स्लॉट का कि कब ये कार्यक्रम आएगा वो सुनेंगे। तो बड़ी प्यारी यादें हैं। दूसरा वो रेडियो स्टेशन जाना, अंदर एक डिसिप्लिन वे में बैठना, और वैसे मोबाइल वगैरह थे ही नहीं तो और कोई दुनिया में काम भी नहीं था इधर उधर ध्यान बटने का, तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो बड़ी प्यारी यादें हैं। वो सारे इक्विपमेंट आज यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी कुछ, तो अच्छा लग रहा है देखकर। तो इलाहाबाद आकाशवाणी की ये याद है। और विविध भारती आप अभी भी सुनते हैं, कैसा लगता है आपको सुनना? एक्चुअली अगर आप देखें कार वगैरह में सब इस तरह से किए गए हैं कि जो ये प्राइवेट एफएम चैनल है उन्हीं को प्रायोरिटी दी गई है। उसको ढूंढने के लिए आपको स्टेशन ढूंढना पड़ता है, जो कि मैं लगा के रखा हूँ, और इंटरनेट पे भी या लैपटॉप पे। और वो कुछ खास प्रोग्राम जो हैं वो अपने जो सुनने के हैं, जैसे आपका भी एक है, और क्योंकि आपसे पहचान भी, तो आपकी आवाज़ सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी सास जो है उनको भी सुनाया था मैंने, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा, वो भी सुनती हैं। सखी सहेली प्रोग्राम। हाँ, अच्छा। तो और दूसरा ये कि बाकी जो आप जानती हैं कि जो पुराने गाने सुनने का मन हो तो यूट्यूब से अच्छा तो कोई साधन है ही नहीं कि जो मन हुआ तुरंत आ गया। और जो एसोसिएशन है भी नॉस्टैल्जिक फील का, वो विविध भारती का है जी। विविध भारती से पुराने गानों का प्रोग्राम होता है, भूले बिसरे गीत, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक, और ऑलमोस्ट 7:30 से 8 भी 70s के गाने बजते हैं। तो विविध भारती पर पुराने गानों का बहुत सारे चंक हैं। बहरहाल हम वापस चलते हैं इलाहाबाद की ओर। अपने इलाहाबाद के अनुभव साझा कीजिए। पढ़ाई के दिनों के कैसे थे आप पढ़ाई में, और किस तरह से पढ़ाई आप करते थे? मतलब बड़े नॉटी थे या बड़े सिंसियर होकर पढ़ाई करते थे? नहीं, बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ही ज़्यादा दबंग किस्म के थे, और वो बात बात पे मार देना उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात थी। अच्छा। और वो उससे बिलीव करते थे कि जब तक पीटोगे नहीं तब तक ठीक से रहेंगे नहीं, जो कि मैं बिल्कुल से, अब मेरी 2 बेटियां, मैं बिल्कुल इससे वो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ। उसके चलते बहुत ही डरा सा था। लेकिन मुझे लगता है कि वो इलाहाबाद का योगदान था। इलाहाबाद में महेश चंद्र चट्टोपाध्याय सर, जो कि फिल्म सोसाइटी चलाते हैं और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, रूपम मैम का नाम लिया, इलाहाबाद में थिएटर किया भौमिक दा के साथ। तो ऐसा इन लोगों की संगत में, वो कहूँगी इलाहाबाद की मिट्टी थी, वहाँ के लोग थे जिन्होंने खुलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात थी बाल भवन जाना। वो मेरे लिए एक तरीके का ऐसे लगता था कि एक नया ही आसमान दिख गया। और वहाँ पे डायरेक्टर आंटी सुमित्रा उग्रा नाम था उनका, अभी भी हैं आंटी, दिल्ली में रहती हैं। तो मैं अभी मिल के भी आया उनसे। इतने बड़े होने के बाद जब आंटी से मिलने जाओ, और जब आप 8th 9th में थे और आंटी समय कि ये समय ऐसे ही होगा, तुम लोग अब बड़े हो रहे हो, निकलो, अब आंटी से मिलना। तो बाल भवन जो था, मैं कहता हूँ वो पहले जो कदम था इस चीज़ को समझने का, जहाँ पे नाटक किया हमने, जहाँ हम लोगों ने आपस में मिल के बहुत कुछ कला था, संगीत थी, सब चीज़ सीखा। तो वो इलाहाबाद का डेफिनेटली इसी की। दूसरा मुझे लगता है वहाँ के विश्वविद्यालय के चलते और ये सारी चीज़ों के चलते, वहाँ पे आपको पता होगा शायद नहीं, एक वहाँ पे सीएवी इंटर कॉलेज है जी, मालूम है। और उसके बगल में एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट है जी। तो मैं लगभग 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मुझे बुलाया गया था वर्कशॉप के लिए। मैं वहाँ गया तो पता चला कि एक समय में जब फिल्म्स डिवीजन चाहता था कि गांव के लोग फिल्म देखें, तो वो जो पर्दा लटका के बैलगाड़ी से जाते थे और फिल्में चलाते थे। तो इलाहाबाद में सेंटर है जहाँ पे पूरी मशीन पड़ी है, इसे स्टीनबेक कहते हैं, जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। एक लैब थी जहाँ पे पूरी नेगेटिव, अब तो नेगेटिव कोई जानता नहीं, डिजिटल सब होता है, नेगेटिव प्रोसेस हो सकती थी। मैं वहाँ गया बच्चों को लेके, अब बताने से होता ना कि दिल वो हो जाता है ना कि चूहे निकल रहे थे, सारे स्टाफ लोग बैठे हैं बाहर, रोज धूप सेकते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि कुछ अब ऐसा काम बचा नहीं है, जमाना बदला, तकनीक बदली। लेकिन वो जो आप सोचिए इलाहाबाद जैसी जगहों पे ये होना कमाल की बात है। बिल्कुल। और इन सब का जब कुछ ना कुछ इससे जरूर सोखा होगा, पाया होगा। जी बिल्कुल, एक तिलिस्म सा होता है इन चीज़ों को देखकर। तो आप डायरेक्टर भी हैं और एडिटर भी हैं, लेखक भी हैं, और मंच पर भी काम किया आपने अभी बताया, तो गाते भी होंगे? नहीं, यही एक चीज़ रही कि आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ जो है
वो लग रही गाने वाली। हाँ नहीं, आवाज़ जो है वो वॉइस ओवर उसमें आ गई, लेकिन सुर के मामले में ज़ीरो है। उसकी पूर्ति कर रहा हूँ, क्षति पूर्ति कर रहा हूँ अपनी छोटी बेटी को म्यूज़िक सिखा के कि अच्छा। कोई घर में तो सुरीला रहे, इसके पास सुर रहे। अच्छा। अच्छा, हमें बताइए राहुल जी कि आप जब इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे, विश्वविद्यालय जाते थे और नाटकों से जुड़ गए थे, तो ये नाटकों की दुनिया में आए कैसे आप? किसकी इंस्पिरेशन आपको मिली? क्या आपने बचपन से ही सोच रखा था कि आप फिल्मों की दुनिया में आएंगे? मैं आपसे सच बताऊं, सुनने में शायद अच्छा लगे, पर मैं अपने घर से भागना चाहता था, कहीं जाना चाहता जहाँ मुझे सुकून मिले। मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता था। मैंने कई कहानियों में भी इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा मेरे लिखे हुए में। तो वो मुझे जो सबसे बड़ा इसे कहूँ आश्रय मिला, वो बाल भवन मिला, जहाँ पे मैं कोई भी निगाह जो मुझे जज नहीं कर रही है, ना तलाश रही है, और मुझे वो करने दे रही है जो मेरा मन हो। जी जी तो वो सबसे पहला जो कदम था वो बाल भवन था। जी। और फिर मैं कहता हूँ, आप बताऊँ कि मुझे लगता है हम सबका दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड है। जब मैं आसमान में, हो सकता है जब चांद तारे देख रहा हूँ तो कुछ कविता सूझ रही हो, जबकि मेरी सगी बुआ की बेटी हैं, नाम सुना होगा आपने, रितु करिढाल, जो कि चंद्रयान प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं, वो भी चांद तारे देख रही थी, तो उनको लग रहा था वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो मुझे लगता है हम सबका दिमाग अलग अलग चीज़ों वायर्ड है और अलग अलग तरीके से उसी चीज़ को अपने आत्मसात करता है। तो मैंने शायद उसमें से कुछ कविता या कहानी आत्मसात की। दीदी ने चांद तक जाने की, वो सैटेलाइट तक जाएंगे कैसे, रॉकेट उड़ेगा कैसे, ईंधन क्या होगा, वगैरह वगैरह पे सोचा होगा। तो उसी के चलते जो चीज़ मुझे इलाहाबाद में दिखी और मिली, उसमें से ये था। पुस्त लाइब्रेरीज थी, और उन सबसे अचानक जो है मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो खींचती रह गई। मेरा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, मुझे लगता है कि ये होना था, और वो मुझे अच्छे लगते गए। तो मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पहुंच गया, और डॉक्टर धर वहाँ पे डायरेक्टर थी। तो मैंने कहा मुझे तो पढ़ना है किताबें। तो बोली नहीं, हम तो बाहर वालों को इसकी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करने देते, आम जनता के लिए नहीं है ये खास उसके लिए। फिर मैंने धरना दे दिया उनके पास। अच्छा कि हाँ, फिर उनकी बेटी, मुझे पता चला, फिर होता ना कि अब आप अगला कदम उठाते हो उंगली टेढ़ी करने का। उनकी बेटी मेरे साथ बीकॉम कर रही थी, मुझे सेकंड स्टेप पे पता चला। जी तो फिर मैं रितिका के पास पहुंच गया। हमने कहा तुम्हारी मम्मी तो वहाँ है, कुछ कराओ। जी जी और मैं उस लाइब्रेरी में मैंने फिर एक क्या कहते हैं घुसपैठी की तरह घुस के सब किताबें पढ़ डाली। जी जी। तो वहाँ से आपके लिखने पढ़ने की शुरुआत हुई और नाटकों से जुड़े। तो किसी बड़े नाटककार या थिएटर ग्रुप से जुड़े, उनकी कोई ख़ास याद है आपकी? मुझे यहाँ इलाहाबाद में कार्यशालाएं की, और जो सबसे बड़ी याद है वो है सचिन तिवारी सर ने जब महाभोज नाटक किया था, तो मैं उसमें भीड़ का हिस्सा था, और मेरा काम था चिल्लाना, बीसू की मौत का जवाब दो, बीसू की मौत का जवाब दो। और मैंने बड़े अच्छे से चिल्लाया, सब किया था। मुझे बिल्कुल नहीं आता था नाटक वाटक करना, लेकिन वो हल्का सा मेकअप लगा के नंगे पैर स्टेज की लाइट में जब उतरते हैं ना, वो जो जमीन जब पैरों से छूती है, वो एक अजीब सी सिहरन होती है और आप बदल जाते हैं। और वो बदल जाना और अंधेरे में किसी को नहीं देख पाना, तो कुछ लगता है हम खास हो गए हैं, वो था। और दूसरा फिर मैंने एक कार्यशाला की, अनिल रंजन भौमिक दादा इलाहाबाद में, उनका समानांतर थिएटर है, उनके साथ एक वर्कशॉप की। तो वहाँ से बहुत कुछ जानने को मिला। सबसे बड़ा था अनुशासन की, सुबह सुबह जो यूनियन हॉल पहुंच जाना 6:30 बजे तक, झाड़ू लगाना। और अभी कुछ लोग बोलते हैं जैसे बॉम्बे में कि यार ये सब काम हमारा थोड़ी है, पर झाड़ू लगाना, साफ करके रखना। दादा आएंगे, वर्कशॉप शुरू करेंगे, फिर वो जो भी कराएंगे, आ ई ऊ चिल्लाएंगे, उछल कूद कराएंगे, वो सब करो। और उसके बाद शायद कुछ सीखने को मिल जाए। तो चूंकि उस समय आपको ना यूट्यूब है आपके पास, ना आप गूगल करके किसी को तौल सकते हैं कि ये क्या करा रहे हैं, वो हमारे परम सत्य वही है जो सामने है। मेरे ख्याल से उससे सीखना आसान हो जाता है कि जब आपको पता रहता है कि यही जो बता रहे हैं इसी में से कुछ मिलेगा, तो सीखते गए, वो सोचते गए, पक्का रियाज हो जाता है। पक्का रियाज और शायद यही वजह है कि मुंबई जैसे महानगर में आके शुरुआती स्ट्रगल भी कोई भारी नहीं लगता है। जब सब कुछ ज़मीन बनी बनाई मिलती है तो शायद संघर्ष का वो एहसास नहीं रह जाता है। बहरहाल, तो इलाहाबाद की वो दुनिया छोड़कर आप मुंबई जैसे महानगर में किस तरह से आए? क्या कहानी है? कैसे सफ़र पूरा किया आपने? इलाहाबाद में 12वीं तक जीआईसी में पढ़ाई की, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, फिर बीकॉम कर रहे थे। उसके बाद पता चल गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट या फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये पता कैसे चला? क्योंकि इलाहाबाद में एक फिल्म सोसाइटी है, वो भी इलाहाबाद इस मामले में भाग्यशाली है। ये फिल्म सोसाइटी लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, बरेली में नहीं, कहीं नहीं है, सिर्फ इलाहाबाद में, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसके जो हेड थे या जिसको चलाते थे, बहुत ही पैशन से, क्योंकि उनको अपना व्यक्तिगत समय देके चलाते थे। ट्रेन से रील आती थी पूना से, तो हम लोग जाते थे उसको रील को लेके आना। और साइंस फैकल्टी में फिल्में लगती थी,
फ्रेंच फिल्में सबटाइटल तक पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमेशा से हिंदी मीडियम के पढ़े थे, पर देखते थे तो लगता था ये फिल्में बनती कहाँ हैं। ये एरिक रोमर की फिल्में थी, गोदार्ड की फिल्म थी, और बड़ा अजीब सा था, क्योंकि उसी समय बाहर चल रही थी करण अर्जुन या वैसी फिल्में जिससे कोई नफरत नहीं थी, पर ये कुछ खास थी, ये कैसे होती हैं जी। तो जो पूछा चट्टोपाध्याय सर से, तो उन्होंने बताया तो फिल्म इंस्टीट्यूट में बनती हैं। हमको फिर तो वहीं जाना है जी जी। तो उन्होंने कहा, तो फिर उनसे बोला कि सर बताइए, तो बोले नहीं हम अपनी लाइब्रेरी ऐसे नहीं देते किसी को। फिर उनके पीछे पड़ गए, वहाँ धरना दे दिया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे उनका है। तो वो भी जब हार गए तो बोले अच्छा करो चाबी लो और चुपचाप जब हम जाएं क्लास में तो खोल के जो पढ़ लेना किताब, चुपचाप रख के चाबियां रख जाना ड्रॉर में। ऐसे मिले। मैं कहता हूँ आप जब चलते ना, जब तक नहीं चलते ना तो कुछ नहीं में हो, एक बार चलने लगो ना और जिद पे आ जाओ, मैं बता रहा हूँ फिर कोई अवरोध पैदा ही नहीं होता। लोग अपने आप आके जो भी सिखाया है, जैसे मैं सबसे बोलता हूँ, ये मुझे सेल्फ मेड वाला कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। मैं सेल्फ मेड हूँ ही नहीं, मैं इन सब लोगों के चलते बना हूँ। मतलब इन सब का कुछ ना कुछ अंश है जिन्होंने हल्का हल्का हाथ लगाया, चाहे वो चट्टोपाध्याय सर हों, सुमित्रा उग्रा आंटी हों, असंख्य लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया है और वो मदद करते गए। बहुत से लोग मैंने सुना है बोलते हैं मैं सेल्फ मेड हूँ, मुझे सुन के हंसी आती है कि समाज में रहते हुए आप सेल्फ मेड हो कैसे सकते हो। हर एक आदमी, हर एक शख्स आपको कुछ ना कुछ बता के जाता है, सिखा के जाता है। तो वो था। फिर फिल्म इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम दिया। फिर ही बता रहा हूँ उसे किस्मत थी कि एग्ज़ाम दिया। और अगर आप चाहें तो किस्सा सुनाओ एग्ज़ाम के दिन के सुबह। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह एग्ज़ाम था, तो ऐसे घर में होता है ना, पता है नहीं क्या कर रहे हैं, MBA करना था। तो कोई किसने कहा ये? पिताजी? वो तो मतलब पिताजी क्या, मैं आपको कुछ बताऊं, मेरे कई पिताजी के दोस्तों ने कहा कि अरे यार फिल्म में जा रहे हो, कुछ दिन में क्या होगा, यहाँ कैसा है इरिगेशन कॉलोनी के पास वो अंडा दूध की दुकान खोल लो बेटा, क्योंकि पढ़ने में जरा मन लग नहीं रहा है। तो उनके लिए था कि जो पढ़ नहीं पाता वो फिल्मों में जाता है और अंडा दुकान खोल लेगा। तो कई लोगों ने आके बोला, एक दिन तो बोल दिया, खन्ना जी थे कि अब तुम्हारा बेटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, दुकान को खुलवा दो, बैठा दो कहीं पे, ये लहजा था जी। के एक दोस्त ने बोला कि जब नौटंकी ही करनी थी तो ये सब इतना पढ़ाई करने का फायदा क्या था। पर खैर वो उनका कहना था। तो एग्ज़ाम जब देने सुबह जब पहुंचा तो मैं गेट खुलवाया और वो था मनौरी या बमरौली, दो हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल हैं इलाहाबाद में, थोड़ा दूर है। तो मैं शायद मनौरी या बमरौली किसी एक में पहुंचा, वहाँ कोई नहीं आया था। मनौरी और दूर है, बमरौली से भी आगे। हाँ, तो बमरौली पहुंचा और मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बोला गेट खोलो। क्यों भैया? हमने कहा यहाँ एग्ज़ाम है आज। कहता कोई एग्जाम नहीं है। अरे हम कहा तुम नहीं जानते, FTI एग्जाम में कोई नहीं आता है। तो मैं अपने स्कूटर लगा के और लेट गया। 9 बजे से एग्जाम था, 8:50 हो गए। हम सच कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई आ नहीं रहा है जी। क्या करें? हमने उसने बोला भैया दिखाइए एडमिट कार्ड। कहा भैया ये तो मनौरी है, आप बमरौली में। हम कहें और 10 मिनट में अपनी स्कूटर, वो सुबह ठंड में आप चलाइए तो आंखों से आंसू गिरने लगते, इतनी ठंड। मैं भाग रहा हूँ, वहाँ पहुंचा तो देखा एग्जाम बस पेपर बटने वाला है। हमने कहा अब तो होना है नहीं, इतने पैनिक हो चुके थे। 1.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, सब लिखे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है कि मुझे या तो आता नहीं। तो मैं करूँ क्या, जो आता था लिख दिया, खत्म किए, बैठे रहा। फिर उन्होंने कहा नहीं आपको आधे घंटे और बैठना पड़ेगा, इतनी जल्दी हम पेपर नहीं ले सकते। हमने दिया और चले गए। हमको पता था होना है नहीं, किस्मत से अकेले हमारा ही हुआ। अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ, बाकी का नहीं हुआ? क्या इलाहाबाद सेंटर से, मतलब फाइनली जो हुआ उसके बाद उनके होते हैं ना, वो बुलाते हैं, फिर सेशंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, उन सब के बाद मेरा ही हुआ। शायद कोई और भी आया होगा, लेकिन फाइनली एक ही था जो उस बैच से निकला। तो वो शायद आपका संघर्ष, आपका पक्का रियाज वहाँ पर काम आया होगा, हो सकता है जी। तो बातें चल रही थी आपके फिल्म इंस्टीट्यूट की, कहानी आप बता रहे थे, तो उन दिनों को याद करते हुए कोई ऐसी और अनुभव साझा कीजिए, और कोई याद जो हमारे श्रोताओं को प्रेरित करे इस ओर। अगर जो श्रोता सुन रहे हैं और इस दुनिया में, फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, तो किस तरह की तैयारी वो करें आने के लिए? देखिए, अगर फिल्मी दुनिया में आने के बहुत से रास्ते होंगे और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूट से ही आएँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप टेक्निकल उसमें देखें, इंस्टीट्यूट में हमारे डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग और साउंड, ये 4 चीज़ों पे पढ़ाई होती है। और एक्टिंग अब शुरू हो चुका है कई सालों से। तो इंस्टीट्यूट हमेशा एक, खासकर हम जैसे लोगों को जो कि छोटे शहर से आ रहे हैं, बॉम्बे बहुत ही भयावह दिखता है, बहुत डराता है कि आप उतर जाओगे, हो सकता है कोल्डा टर्मिनस या VT, फिर जाएंगे कहाँ, किससे बात करेंगे। तो उसके चलते ये जो डर था वो इंस्टीट्यूट ने इतना कम कर दिया और आत्मविश्वास दे दिया कि जो सोचते हो वो गलत नहीं है, लेकिन बस उस पर टिके रहना।
अपनी तरह की बातें करना, अपने तरीके से सोचना। अगर मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाता तो शायद मैं हिम्मत भी नहीं करता बॉम्बे आने की, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि किस तरीके से संभालूंगा इसको। तो कोई भी आना चाहता है, डिपेंड करता है किस फील्ड में आना चाहता है, कोई सीधे भी आ सकता है, लेकिन हाँ, संस्थान मदद ज़रूर करता है, आपके आत्मविश्वास को सहारा देता है। जी, अभी आपने ज़िक्र किया तिग्मांशु धूलिया का, और तिग्मांशु धूलिया एक जाने माने डायरेक्टर है, फिल्म हासिल के ज़रिए सभी उनको याद करते हैं। आपकी 3 फिल्में मेरे ख्याल से उनके साथ हैं, और एक का तो जिक्र किया साहब बीबी और गैंगस्टर, और साहब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ तो बुलेट राजा। तो इन फिल्मों की एडिटिंग आपने की, तो इनकी क्या कहानी है, कैसे उनके साथ आप जुड़े? चूँकि मैंने फिल्म संस्थान से फिल्म संपादन का ही कोर्स किया था, फिल्म एडिटिंग का, जो हमारा 3 साल का कोर्स था, तो लाजमी सी बात थी बाहर निकल के फिल्म एडिटिंग में ही काम ढूंढेंगे। तो 2004 में निकला और उनको ट्रेस किया। प्लूटो बिल्डिंग है आपके ओशिवारा बस डिपो के सामने, मुंबई में वो वहाँ रहते थे। तो मैं किसी तरह घर पहुँच गया और ये सब हुआ। मैंने कहा ये मेरा काम है। तो उन्होंने कहा क्रिकेट खेलते हो? अच्छा। तो जब कोई ऐसा आदमी पूछता है तो आप ना नहीं बोलते, वरना मेरे जैसा, मैं थोड़ा वेट भी ज़्यादा है और मैं स्पोर्ट्स में कभी रहा नहीं हूँ, तो ना नहीं बोलना था। हाँ मतलब शायद क्या करेंगे, दौड़ा ही लेंगे और गए। तो तब तक इरफान सर आ गए, जेबी शेरगिल आ गए और उनकी टीम आ गई। तो हम लोग नीचे क्रिकेट खेले और बगल में नाला बहता भी है, 2-3 बॉल नाले में भी गई। खैर उस दिन का सेशन हो गया 2004 जी। उसके मैंने सोचा कभी तो काम आएगा, कभी तो होगा। फिर लग रहा था क्यों बुलाएंगे इतने बड़े आदमी, क्यों रखेंगे मुझे। वो बात हो गई। उसका अपनी ज़िंदगी 2004 और सीधे 2010 मैंने कोई कोशिश नहीं की। घर बैठा था, एक दिन एक फ़ोन आता है किसी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का, यार कहाँ हो तुम? क्या हुआ? वो तिग्मांशु तुमको ढूंढ रहे हैं। हम कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ। गया तो तिग्मांशु सर ने अपना फ़ोन लिया, यार तुम्हारा क्या नंबर है 9324? हमने कहा सर ये मेरा नंबर है ही नहीं, मैंने सेव करके रखा है राहुल FTII। हमने कहा आपने सेव किया है, वो मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा तो यार फिल्म है साहब बीबी गैंगस्टर और मैं चाहता हूँ तुम करो यार, अपने वाले फ्लेवर की बात है, समझ रहे हो, इलाहाबाद वाली जो होता है ना। हाँ सर कोशिश कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ तुम। और ये है तो शुरू हुई। मज़ेदार बात क्या है, एडिटिंग शुरू हुई तो पहले आए एक आध दिन तो बोले गाना सुनाओ। हमें क्यों क्या हमें गाना क्या सुनाओ। तो फिर हमने एक गाना जो मन में आया सुनाया उनको। तो अब गाना तो नहीं याद आ रहा पर कुछ तो 1-2 लाइन गाई। तो हाँ हाँ तुम्हारे अंदर रिदम है, तुम एडिट कर लोगे। मतलब ये उनका टेस्ट था। फिर उसके बाद बोलते हैं 1 महीने बाद लगभग कि यार एक चीज़ बताओ, तुम बॉम्बे में इतना सब कर रहे थे स्ट्रगल, इधर भारत तो हमारे पास क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझे ऐसे कहते हैं ना सौगात दे दी। हम कहे अच्छा 2004 में कौन आया था आपके घर? आप ऐसे टरका दिए थे फिर क्रिकेट। अच्छा तुम आए थे? अच्छा यार सॉरी यार मुझे याद नहीं था। हमने कहा ऐसे ही होता है, जब लिखा होता है तो होता है, तब तक तो अनजाने ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अच्छी सी याद है। और आपने कहा कि इसकी साहब बीबी और गैंगस्टर की कहानी की इस तरह से याद साझा की। तो जब एडिटिंग आपको मिली तो एडिटिंग से जुड़ी हुई कोई मुश्किल आई, कोई चुनौती ख़ास तौर से, कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये इतने बड़े डायरेक्टर आपके सामने हैं? नहीं वो बिल्कुल होता है जब आप किसी बड़े डायरेक्टर जिसकी बड़ी फिल्में आ चुकी हैं, जिसको अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसके सामने उन्होंने एक बिल्कुल नए उसको मौका दिया जिसको कोई बॉडी ऑफ वर्क नहीं है, जिसके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि बता सके। और दूसरा किस तरह का ड्रामा वो चाहते हैं। तो निश्चित जिस दिन पहले ही दिन था तो मैं बाहर खड़े ही सोच रहा था ये प्रोजेक्ट हो ही क्यों रहा है, हार्ड ड्राइव क्यों नहीं क्रैश हो जाती है। होता नर्वसनेस में आप ऐसी बहुत सी बातें सोचते हैं कि कुछ ना हो। और लेकिन चूंकि होना था तो जब बैठे तो एक दिन मैंने पूछा भी, उनकी वाइफ हैं तुलिका भाभी, तो मैं भाभी कि तिग्मांशु सर को पसंद तो आ रहा है ना काम? ऐसा नहीं। बोली तुम क्या सोचते हो उसको पसंद नहीं आता तो तुमको 3 दिन के ऊपर यहाँ रखने देता क्या, अब तक मार के निकाल देता तुमको। हमने कहा तब ठीक है, मतलब हमको लगा कुछ तो मैंने वैल्यू ऐड किया होगा। पर शायद FTI की ट्रेनिंग और मेरा इलाहाबाद का होना, और जो तिग्मांशु सर चूँकि बड़े थे तो उन्होंने शुरू में ऑब्वियसली, हाँ शुरू में मैं सच बताऊं अपनी प्रतिभा को ज़्यादा नहीं देता, मैं तो दुनिया को ज़्यादा थैंक्स बोलता रहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है इन सब, अब सर ने शायद शुरू में उतना धमकाया नहीं होगा, सोचा होगा चलो एक बार अंदर ये आ जाएगा। तो शुरू की 2-3 सीन में तो खूब पीठ ठोक के गए। फिर एक दिन तिग्मांशु सर की मम्मी भी आ गई थी, अरे देखो मम्मी ये राहुल इलाहाबाद का है। तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद तो उन्होंने बहुत चिल्लाया भी है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम, मेरी सीन काट रहे हो यार, तुम मेरे डायलॉग कैसे, मतलब फिर तो लड़ाइयाँ 3-3 दिन तक एडिटिंग रूम में नहीं आए। क्यों? ये लड़का मेरे डायलॉग काट रहा है। सर आप सुन तो लीजिए मैं क्यों काट रहा हूँ। तो होता है ना कि जो कल तक तो चुपचाप बात सुन रहा था, अब ये हमने कहा सर देखिए अगर ये काटेंगे नहीं तो ये इधर जा रहा है, अगली सीन में फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा दिखाओ, नहीं। फिर 3 दिन बाद
अच्छा फिर से दिखाओ। तो उनको भी टाइम लगता है कि वो इतने सालों से फिल्म लिख रहे हैं, उसको शूट करके आ रहे हैं, तो उनको ऐसे कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेना 2 कारणों से। एक तो कोई बहुत छोटा उनसे बोल रहा है, दूसरा मैं सिर्फ एक एडिटर हूँ, वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं इतने जी। तो उनको अपनी बात पहुंचाना, वो भी विनम्रता से, वो एक ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि आप अक्सर बहुत तेजित हो जाओगे कि यार जी। हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैं बोलता हूँ कि एडिटर का रोल जो है वो बहुत ही आया जैसा होता है या नैनी जैसा। इस बात से हम नहीं सहमत हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहुत बड़ा होता है, फिल्म उसमें बहुत। बता रहा हूँ कि नहीं क्योंकि जो डायरेक्टर होता है उसको ये मैं बताना कि यहाँ ये गलती लग रही है, जी। लेकिन चूंकि उसकी फिल्म है, उसने लिखी है, अगर वो एक निश्चित दिशा में, या तो आप प्रोजेक्ट छोड़ देंगे एक, या तो आप उनसे सहमत होंगे, और या तो फिर वो आपसे सहमत होंगे, और अगर कुछ नहीं होता तो फिर आपको जो वो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने लिखी है, उनका एक विजन है। तो हमारा काम होता है एज एन एडिटर या एज ए कैमरामैन उनके एक्सटेंडेड हैंड बन जाना। अगर हम उनको कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने लगेंगे तो उनकी अपनी फिल्म बनाना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं इन द सेंस कि सपोर्ट करना सही समय पे, और फिर एक होता है ना कि एक नॉलेज का बुला के एक सही समय बता देना कि देखिए ये ऐसा हो सकता है। जी। लेकिन अगर मैं हमेशा कन्फ्रंटेशन मोड में आ जाऊंगा तो फिल्म फिर किसी की नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो अभी हमारी बात चल रही थी तिग्मांशु धूलिया की, उनके साथ एक और फिल्म की थी बुलेट राजा, उसकी क्या कहानी है, कैसे जुड़े, उसका क्या अनुभव है आपका? नहीं हुआ क्या कि जब शुरुआत साहबीबी गैंगस्टर से हुई तो सर को लगा कि जब सही चल रहा है, और मुझे भी लगा कि एक डायरेक्टर अच्छे मिल गए जिनसे जैसे मैंने तिग्मांशु सर से एडिटिंग जो है सीखी, जी। सईद मिर्ज़ा साहब से मैंने डायरेक्शन सीखा, क्योंकि मैंने उनका एसोसिएट डायरेक्टर रहा हूँ, सईद अख्तर मिर्ज़ा साहब का, जिनकी आपकी फिल्में शायद सुनी होंगी, सलीम लंगड़े पे मत रो, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। तो जब तिग्मांशु सर के साथ रहा तो वो जब से एडिट कराते थे, वो ड्रामा वहाँ तक पहुँचाना, सीन में बिल्ड करना, मैंने उनसे सीखा। तो साहबीबी गैंगस्टर जब एडिट किया उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ एज ए बेस्ट एडिटर अप्सरा अवार्ड्स, ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड होता है बॉम्बे में, अप्सरा अवार्ड। तो नॉमिनेट हुआ, अवार्ड लेने गया था, लेकिन उस साल नो वन किल जेसिका को मिला और आरती को मिला था, आरती बजाज को मिला था अवार्ड, मुझे नहीं मिला। तो सर को भी लगा होगा, तिग्मांशु सर को भी, कि अच्छा तो कर ही रहा है, तो उन्होंने फिर जो अगली फिल्म शुरू की साहबीबी गैंगस्टर रिटर्न्स, उन्होंने मुझे वापस एडिटर ले लिया। वो फिल्म खत्म हुई तो वो बुलेट राजा शुरू कर रहे थे, तो उनको फिर लगा हुआ कि बदलने से फायदा क्या जब अच्छा चल रहा है। उस तरह से मैंने बैक टू बैक बुलेट राजा तक जो है कर लिया। और बुलेट राजा आते थे ये हो गया था कि अब वो मल्टी करोड़ फिल्म हो गई थी, क्योंकि सैफ अली खान जुड़ चुके थे, स्केल बढ़ गया था। तो मेरा भी लालच था और खुशी थी कि अब मैं, एक होता है ना कि बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बजट की फिल्में जिसकी ज़्यादा रिलीज, ज़्यादा वाइड रिलीज होगी, ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, तो डेफिनेटली वो मेरा भी लालच था और उनको भी काम सही लगा था, इसलिए उन्होंने मुझे रिपीट किया। जी बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया एडिटिंग के बाद आपने निर्देशन सीखा सईद मिर्ज़ा से, तो सईद मिर्ज़ा से जुड़ी हुई कोई बात हमें बताइए हमारे श्रोताओं को, क्योंकि वो भी एक बड़े डायरेक्टर और बहुत एक तरह की पाठशाला हैं। कमाल कमाल। मैं तो उनको बोला ना, जैसे मैंने तिग्मांशु सर को अपना एडिटिंग का एक टीचर बोलता हूँ, अब मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद उसे सईद साहब को मैं हमेशा से टीचर बोलता हूँ डायरेक्शन में। उसके पहले मुझे समझ नहीं आता था कि एक्चुअली लेंस, क्योंकि लेंस होते हैं 50 mm, 35 mm, 65 mm, 80 mm, ये लेंस लगाते कैसे, हाउ डू यू कैप, मतलब आप कैसे वो निर्धारित करते हो कि इस लेंस से हम इस सीन को और इस इमोशन को कैप्चर करेंगे। तो जब मैं उनसे मिला तो उनको कुछ सही लगा होगा, उन्होंने भी हमसे बातचीत की और रख लिया हमें। हमें लगता है हमेशा मेरी हिंदी काम आई, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से जाके बोल देता था कि इतना ही आता है। मैंने कभी इंग्लिश शब्द भर के बोलने की कोशिश नहीं की, तो शायद वो एक होता ना कि ईमानदारी दिख जाती होगी। तो फिर उनके साथ काम किया, तो फिर 10 दिन के लिए हम लोग जो है लोनावला, सिर्फ मैं और सईद साहब, हम लोग चले गए थे और कोई नहीं, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन अपना काम कर रहा था। सईद साहब ने बोला कि मैं चाहता हूँ ये फिल्म राहुल के ऊपर डाउनलोड कर दूँ। तो हम लोग का क्या था क्रम कि सुबह सुबह वहाँ पे कुंदन शाह जी का भी, अब तो नहीं रहे सर, उनका भी फार्म हाउस था, तो वहीं हम रुके थे। तो सुबह सुबह 9 बजे हम लोग टेबल पे, जैसे अक्रॉस द टेबल बैठे हैं ऐसे बैठ जाते थे और एक एक सीन पे काम शुरू करते थे। फिर मैं बताया सर इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, सोल्यूशन ढूंढ के लाओ तुम। अच्छा। तो फिर वो टहल रहे हैं, फिर सर ये बेटा पर इसमें तो ये हो जाएगा, सर ये, सर ने कुछ बोला, उनको काटा। तो उनको क्या लग रहा था कि जो एक यंग जनरेशन से ये इंटरेक्ट करके फिल्म को और कंटेम्प्रेरी और वो बनाते हैं। फिर शाम, वही दोपहर में 1 बजे के आसपास लंच, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे जो है हमारा लिखने का काम ख़त्म होता था। उसके बाद सर बोलते थे तुम जाओ जो करना है करो, लेकिन सुबह 9 बजे हम फिर से
तो इस तरह से 10 दिन तक एक जो अनुशासन होता है कि सुबह सुबह 9 बजे से होता है कि ऑफिस का काम 9 से 6 लिखेंगे, उसका शाम को फिर बहुत सी बातें करेंगे, फिल्म की बातें नहीं करेंगे। तो उसके चलते क्या हुआ कि जब शूट पे आए तो ऐसा होता था कि सही साहब जो बोलना चाह रहे हैं मुझे पता है कि वो बैकग्राउंड एक्शन क्या चाह रहे हैं, और वो बड़ा कमाल की चीज़ करते थे कि राहुल ये शॉट लगाओ। उस फिल्म में विजय राज हैं, रजत कपूर हैं, पवन मल्होत्रा हैं, सौरभ शुक्ला है, सादिया सिद्दीकी, बहुत से लोग हैं। तो वो बोलते थे ये शॉट लगाओ। अच्छा सर, लगाया। क्या लेंस लगाया तुमने, क्यों लगाया? अब लोकेशन पे कौन इतना करेगा, पूछेगा, इधर आओ, क्यों लगाया? सर इससे ये करेंगे। रिवर्स में क्या काटोगे सर? 55-60। ओके गुड, चलो। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ इस तरीके से सीन को शूट करने का तरीका। और सही साहब जब भी शूट करते हैं वो बॉम्बे के अंडर वैली में जाते हैं, माहिम की गली, एक लक्षद्वीप बार है वहाँ पे लोग, मतलब डांस बार टाइप का है जहाँ पे लोग अमूमन नहीं जाते, पर मैं उसके अंदर कोना कोना जानता हूँ। तो वहाँ जाके वहाँ के लोगों से दोस्ती करना, सबसे बड़ी बात कि जहाँ आप कर रहे हैं उनको वो सम्मान के साथ पेश आना और फिर उनको अपनी शूटिंग का हिस्सा बनाना, वो जो है सब वो सही साहब की शूट में मैंने सीखा और बहुत प्यारा अनुभव रहा। और बड़ी कमाल की बात रही कि जब मेरी किताब रिलीज हुई राजकमल पब्लिकेशन से, तो सही साहब ने उसका जो है लोकार्पण किया, हाँ, विमोचन किया। जी नहीं, विमोचन नहीं किया, उन्होंने उसका प्रीफेस लिखा, उसका प्राकथन लिखा उन्होंने, भूमिका। जी, तो सईद मिर्जा के साथ कौन सी फिल्म आपने की? इस फिल्म का नाम है एक ठो चांस, के अगर ऐसे कहें, और THO एक ठो चांस। ये फिल्म ऑनलाइन कहीं अवेलेबल है, लेकिन सही साहब की लास्ट फीचर फिल्म थी। उस फिल्म को हो रहे हैं टोटल 2017 साल हो रहे हैं, फिर उन्होंने फिल्म कभी बनाई नहीं उसके बाद, 2008 से। राहुल जी, फिल्मों की एडिटिंग करते हैं आप, फिल्मों का निर्देशन भी कर रहे हैं और कहानियाँ भी लिख रहे हैं, विज्ञापन और वॉइसिंग की दुनिया में भी सक्रिय हैं। तो ये इतने सारे काम एक साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, और आपका प्रिय काम इसमें कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय काम है सेट पे केओस में डायरेक्शन करना। जब कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं हो और जब 120-130 लोगों की टीम हो और सब आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हो, आपके हाथ पैर फूल रहे हो, लेकिन आपको एक समय में बोलना हो कि यही शॉट सही, आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी एड फिल्म्स काफ़ी बनाई, 200 के आसपास एड फिल्म्स बनाई हैं, विज्ञापन फिल्में जिसे कहते हैं। और तो वो जो शूट का मज़ा है, सब कुछ सही सोच के जाओ, फिर भी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल फैक्टर है ना, उसमें भाई एक आदमी, सिर्फ आप सोचिए कि एक कॉस्ट्यूम में तो एक कॉस्ट्यूम लेडी होंगी, उनकी असिस्टेंट होंगी, एक ड्रेसमैन होगा, एक होगा बंदा जो सिर्फ एक आयरन प्रेस लेके अपने घर से आ रहा होगा। अब आप सोचिए वो लेट हो जाए तो कब, आप सोचिए कितने लोगों के विश्वास पे एक सेट चलता है। ये बड़ी कमाल है। 120 लोग हैं, आप सब पे विश्वास करते हैं कि सुबह ठीक 6 बजे रिपोर्ट करेंगे और 7 बजे से हमारी शिफ्ट शुरू हो जाएगी, और इस विश्वास के साथ कि नाश्ता वाला जो है वो नाश्ता गरम गरम लगा देगा ये, और अपने आप 1-1.5 बजे तक खाना लग जाएगा। तो ये सारे लोग, मतलब यहाँ तक कि जो वो जनरेटर लेके आ रहा है उसमें डीजल भरा के लाएगा और वो सही समय पे स्टार्ट हो जाएगा। इतने लोगों के विश्वास के बाद ही चलती, ये मुझे बहुत मजा देता है कि मैं इतने लोगों पे विश्वास करके ये काम करने जा रहा हूँ और सब साथ देते हैं। ये बड़ा, गलतियां सबसे होती हैं छोटी मोटी, और अगर नेचुरल कैलामिटी और प्राकृतिक आपदा आएगी तो कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन सब कुछ सही जाता है। लेकिन आप सुबह जब जाएंगे तो आपको लगेगा आज कुछ सही नहीं होगा और 2 घंटे बाद लगता है सब हो जाएगा। और शाम को एक होता है समय, जब लोग होते हैं खत्म हो जाएगा, तो एक 3-3:30 बजे लगता है, अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, समझ लीजिए 7-8 बजे, यार खत्म नहीं हो पाएगा, और अचानक जो है 7-8 बजे तक अपने आप उन 12 घंटों में या जो भी आपकी शिफ्ट का है सब अपने आप जो है हो जाता है। तो मुझे बहुत पसंद है उस केओस में बैठना और नर्वस होना, फिर शूट करना। और दूसरा क्या है कि आप चूंकि फिल्म बना रहे हैं, तो जो फिल्म बन रही है, अगर आप शूटिंग में कभी आएंगे, जैसे मेरे भी रिश्तेदार आए, मेरे कुछ दोस्त आए जिनको था शूटिंग देखने का, और जैसे 1 घंटा बीता, भाई जाने दो क्योंकि समझ नहीं आता किसी को हो क्या रहा है। ये सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है कि वो शूट क्या कर रहा है, एडिट कैसे करेगा, क्योंकि जब एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी तो है ही नहीं, वो तो कैमरा है, फिर जब दूसरा बोला तो पहला नहीं है, तो कर क्या रहे हैं इन लोग। तो वो जब आप तक एडिट, तो दिमाग में सोचते रहना, एडिट बनाते रहना, सही गलत सोचते रहना, वो जो मजा है उससे ज्यादा मुझे आनंद किसी चीज में नहीं आता लाइफ में। ये मेरा और लोगों के लिए बड़ा अलग अनुभव होता है टेक रिटेक, एक शॉट को कई बार देखना। हम सब ने जब हम सब
मुंबई आते हैं पहली बार तो सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि चल के हम शूटिंग देखने जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन आप बतौर एक डायरेक्टर बता रहे हैं, ये अनुभव अलग तरह का है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपने बताया कि तकरीबन 200 फिल्में हैं, विज्ञापन फिल्में, तो ये खुद ही आप लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं और आप डायरेक्ट करते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग का बहुत ही क्लियर वर्कफ्लो है। एडवर्टाइजिंग की जो एजेंसीज होती हैं वो क्लाइंट के साथ 2500 मीटिंग करके कुछ कॉन्सेप्ट फाइनल करती हैं और एक बेसिक स्क्रिप्ट ड्राफ्ट भेजती हैं। फिर डायरेक्टर से चाहती हैं कि उसको किस तरीके से और अच्छा कर सकता है, चाहे कुछ डायलॉग चेंज करके, लेकिन जो मूलभूत कहानी का वो है, वो कभी कभी आपको कुछ ऐड लगेंगे कि यार ये क्या है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो मार्केट रिसर्च होती है उसके चलते वो काम करता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है, खासकर तो विज्ञापन की दुनिया में आप कभी भी डायरेक्टर जो है वो कहानी नहीं लिखता है या कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखता है। ये एजेंसीज होती हैं जिन्हें कहते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसके आपने से ओगिलवी हैं, बड़े नाम पीयूष पांडे जी हैं। तो जितने भी इनका नाम क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी फेविकॉल के ऐड लिखे, वो अंडा वाला या तो ये सारे ऐड जब वो लिखते हैं तो वो क्लाइंट से उनकी 20, 25, 40 मीटिंग हो चुकी होती है। वो क्लाइंट मार्केट की जो इस समय पल्स है उसको समझते हुए, नब्ज पकड़ते हुए वो लिखते हैं जो कि आम दर्शक तक पहुंचे, समझ में आएगी। फिर वो डायरेक्टर को लाते हैं, उससे बोलते हैं इसको कैसे और अच्छा कर सकते हो। तो जो मूलभूत कहानी होती है वो हमेशा एजेंसी से आती है। ये एडवर्टाइजिंग का बेसिक वो है। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। तो ये भी बताइए कि कितना जटिल होता है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आपको उसमें डालनी होती हैं कि लोगों को वो कैच करे, लोगों को आकृष्ट करे। तो इसके लिए आपको कितनी मुश्किल आती है, कितना जटिल होता है ये काम? मैं जटिल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है हर का दूसरे का काम जटिल दूसरे को लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको 29 सेकंड्स में वो सब कहना है। तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं कि एक तो एडवर्टाइजिंग क्या है कि आपको एंटाइज करना या आपको हमसे आप ये देख के आकृष्ट हो जाएं कि यार ये मैं सामान लूँगा या मैं इसको यूज़ करूँगा। या फिर जैसे अमिताभ बच्चन जी आते हैं कि पोलियो की दवा पिलाओ, तो अमिताभ बच्चन जी क्यों लगते हैं? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो आप देखेंगे ही नहीं। अमिताभ बच्चन इसलिए लगते हैं क्योंकि इतना बड़ा आदमी बता रहा है कि पोलियो, जैसे उन्होंने अभी बोला कि कचरा नहीं करो जी, तो वो इसलिए अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। ये विज्ञापन का वो है कि एक बड़ा आदमी आपसे समझा रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ हो जो आकृष्ट करे। तो विज्ञापन की दुनिया में सुंदर विजुअल होना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके के एंगल जिससे कि आपको अचानक वो आपका ध्यान खींचे। एक बार आपका ध्यान खींचेंगे तो आप मैसेज तक जाएंगे और आप देखना चाहेंगे कि आगे क्या हो रहा है। एक मेरी फिल्म थी, उसकी ईद पे की थी हमने, घड़ी डिटर्जेंट की। उसमें सनी हिंदुजा जो है एक एक्टर हैं, काफ़ी फेमस भी है, तो वो उसमें वो सबसे माफ़ी मांग रहे हैं ईद के दिन। तो वो फिल्म हुई और लास्ट में बोलते हैं कि भाई सबको माफ़ करो और ईद के दिन जो है घड़ी, अगर ईद फिल्म करेंगे तो सनी की आ जाती है यूट्यूब पे। बहुत व्यूज़ हुए उसके। तो एक बड़ी अच्छा मुझे अनुभव हुआ। एक शाबान खान जी हैं, उनकी कहीं जोगेश्वरी में फर्नीचर की दुकान है, वो कहीं फिल्म लाइन से जुड़े हुए, उन्होंने नंबर निकाला, बोले आप राहुल जी बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ। आपने ही डायरेक्ट किया है? हमने कहा कि सर एक चीज़ आपको थैंक्स बोलना था, आपने हमें मुसलमानों को बिल्कुल सामान्य दिखाया, वरना लोग जो हैं दीवार पे जो है हरा हरा रंग कर देते हैं और चारों तरफ जो आयतें ऐसा नहीं होता। हम सब तो ऐसे नॉर्मली तो रहते हैं घर में, क्योंकि मेट्रो घर ऐसे ही होते हैं। हमने कहा मुझे भी ऐसे ही लगता है, मुझे जरूर लगता है कि आपके घर में सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ देवी देवता और आपके अंदर सिर्फ आपके आयतें दी, ऐसा नहीं होता है। तो वो डायरेक्टर का जैसे कहें योगदान है कि कैसे उस चीज़ों को लोगों तक प्रोजेक्ट करे। और वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है, जो मैं जैसे मैंने ये लाइन जो बोली, हम अलग नहीं हैं, हम अलग तरीके से नहीं रहते कि उनके घर में सिर्फ मक्का मदीना की फोटो रहेगी, हमारे सिर्फ ऐसा नहीं है। सब नॉर्मल डेकोर रहता है एक मोटिव के तौर पे। कहीं हमारे एक किनारे पे एक देवी देवता पड़े होते हैं, उनके भी कहीं किनारे पे होते हैं। बाकी सोफा वही है, डब्बे प्लास्टिक के डिब्बे वही हैं, फ्रिज वही है, अलग थोड़ी है कुछ। कोई यादगार फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे जो आपकी पसंदीदा हो या इम्पोर्टेंट फिल्म है? ये जो मैंने आपको बताया घड़ी ईद की फिल्म थी, ये बहुत फेमस हुई थी। और एक फिल्म है सरोज की, एक फिल्म थी एशियन पेंट्स की, जो कि एक वर्किंग लेडी के ऊपर थी। और बाकी अभी जो है नोरा फतेही के साथ एक फिल्म की थी हमने, केक जोन की, तो बड़ी मुझे बहुत मज़ा आया था करके, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी जी। राहुल जी, हमने अभी सुना है कि मंच पर आप एक्टिंग कर रहे हैं, कोई नाटक करने वाले हैं, तो ये एक्टिंग की जो मतलब एक्टिंग का जो चस्का है वो कैसे लगा आपको और कब लगा? नहीं, चस्का नहीं, मैं आपसे बताऊं, मैं अपने आप को ऑडियो विजुअल वर्कर मानता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके किसी भी माध्यम में काम करना।
और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि इसको कोई किसी कमाई बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ या कुछ पाने के लिए। ये मुझे इतनी खुशी देता है कि अगर मैं अपना खाली समय जब भी मिलता है, तो ये हुआ क्या कि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक दोस्त हैं, वहाँ से पढ़े हुए हैं और इलाहाबाद से हैं, जी। आशीष शुक्ला। तो वो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अच्छा। मलाड में ही। तो वो एक दिन हम लोग जो है जॉगिंग करते हुए मिल गए। बोले एक नाटक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बधाई हो, कब है? बोले आप एक रोल करो। अरे हमने कहा कहाँ, मतलब 26-27 साल हो गए, इलाहाबाद में कुछ किया था। अरे आप कर लेंगे, मैं जानता हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है। उन्होंने बोला सुबह 7 से 10 रिहर्सल होगी। मुझे लगा ये भी सही है कि सुबह सुबह उठ के 7 से 1 तो मेरा सुबह उठने का डिसिप्लिन बन जाएगा, जी। और 7 से 10 के बाद ही ज़िंदगी शुरू भी होती है यहाँ मोस्टली। तो हमने कहा ठीक है, उसके बाद नहीं रहूँगा। बोले अरे आप भाग जाना उसके बाद। तो बस इसलिए क्योंकि जो भी इसमें, जैसे आपने बोला कि कई लोग शायद सोच भी रहे होंगे या सोचते होंगे कि यार कंफ्यूज हो, क्या करना क्या चाहते हो लाइफ में। मैं किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता है, कुछ भी नहीं करना है। मुझे अच्छा लगता है और मुझे जो जो मौका मिलेगा वो मैं करूँगा। और ये मैं कहीं एफर्ट लेने नहीं गया। आप सोचिए ना कि एक सामने दोस्त आके बोले कि तुम ये कर लो। जैसे आपने बोला वॉइस ओवर का भी, किसी एक ने बोला, मैं कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो एजेंसी वाले से बात हो रही थी। उन लोग क्या करते हैं, बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं, इसको लगाएं इसको लगाएं। तो मैं क्या करता हूँ अपने एडिट में, जब हम एडिट करके भेजते हैं, तो मैं एक आवाज़ अपनी लगा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए बोलना है कि अब ये शैम्पू आपको मिलेगा 25 रुपये में, मान लीजिए। तो मैं एक अच्छे से बोल के भेजता हूँ जिससे उनको अंदाज़ा मिले कि कितना टाइम में आएगा। उन्होंने सुना, उन्होंने बोला ये आप क्यों नहीं बोलते? अरे मैंने कहा हमारी आवाज़ कि एक ट्राई करते हैं, अगर क्लाइंट को पसंद आया तो ठीक है, और वो पसंद आ गई तो वो दौर शुरू हो गया। तो वॉइस ओवर एक जॉब हो गया है, लोगों के लिए बड़ा चार्मिंग जॉब हो गया है। हर युवा पीढ़ी चाहता है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाए या ये ऑडियो विजुअल की दुनिया में आना चाहता है। तो उनके लिए बताइए कि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में काम करना, आप एक डायरेक्टर भी हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? मुझे लगता है कि थिएटर तो सबसे ज़रूरी है इस चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि वो जो आपको प्रोजेक्शन, जो आवाज़ की जो भी चीज़ें होती हैं, मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूँ ना कि मुझे इसका तो, जैसे मैं डायरेक्शन में फिर भी बात कर सकता हूँ, एडिटिंग में बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ उसके तरीक़ों पे। वॉइस ओवर का तो कुछ आता ही नहीं मुझे। जैसे इरफान साहब में, अगर आपने सुना हो, जो कि राज्यसभा टीवी में इंटरव्यू लेते थे, अभी रेखता के लिए ले रहे हैं, और उन्होंने अपना वर्कशॉप भी कराते हैं। मैंने उनसे बात करके बहुत कुछ जाना। उन्होंने कुछ बताया मुझे कि अपनी आवाज़ को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में तो नेचुरली हुआ, लेकिन बाद में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह के कोई गुणी जन होंगे, जैसे इरफान साहब की वर्कशॉप होती है। और थिएटर तो बेसिक है, क्योंकि थिएटर में आवाज़ का तो रियाज होगा ही होगा। बहुत से लोग जो संगीत साधना भी करते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो सुर लगाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं वॉइस ओवर में बोलूँ, कि आपकी आवाज़ कितनी भी अच्छी हो, सुर साधना कितने, लेकिन अगर आप इमोशन नहीं ला पाते आवाज़ में ना, तो वो फिर बहुत ज़रूरी। वो इमोशन समझने के लिए, कहानी समझना, उसके लिए मुझे लगता है जो सबके लिए एक ही एक्सरसाइज है, जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, वो किताबें पढ़ना, उसको समझना, मतलब कहानियाँ पढ़ना, और अपने कुछ को जोड़ पाना, उनके डायलॉग बोलना, अपनी आवाज़ को खुद ही साधना, कितने भी आप टोन में बोल सकना, भारी पे ले जाना, फिर धीरे 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 आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप खुद ही ये सब खेल खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है, और फिर कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब आप उस दिशा में चलते हैं ना, तो अपने आप जो है ऊपर वाला कुछ ऐसा करता है कि आपको आके भेज देता है कि भाई तुम इसको सिखा दो, बेचारा तड़प रहा है, कुछ बता दो। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि वॉइस ओवर में आना लगता है कि हाँ बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अपने को खुद साधना पड़ता है और खुद टीचर हम जानना चाहते हैं रुचि श्रीवास्तव, जो आपकी जीवन संगिनी है, उनके बारे में बताइए। किस तरह से उनसे मुलाकात हुई, कहाँ, किस मौके पर मुलाकात हुई? हमारे कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारे तो आप जानते हैं ना, एक तो फिल्म लाइन में कोई आ जाता है तो वो तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाता है। तो लोग पहले तो ये ढूंढते हैं ना कि लड़का IIT हो, MBA हो, इंजीनियर हो तो शादी करें, वरना फिल्म वालों का क्या भविष्य है। तो मैं समझ में आ गया था मेरे घर वालों को कि इसकी शादी होनी नहीं है। अच्छा। उन्होंने कई बार बोला कि तुम मुंबई में हो तो कोई ना कोई लड़की तो पसंद की होगी। और मेरा बहुत फोकस था कि बॉम्बे काम करने आया हूँ, इस चीज़ में मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो मैं श्योर था। अब कोई जो भी बोले कि नीरस आदमी हो चाहे जो भी हो, तो किस्मत की बात कहूँ कि कभी ऐसा हुआ नहीं। तो जब उनको समझ में आ गया कि गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उन्होंने फिर मजबूरी में दैनिक जागरण में वर्गीकृत विज्ञापन में छपवा दिया। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला आपसे ना कि कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। अब दोनों मांगलिक थे, भी बड़ेदार बात है। अब तो जब हमें करनी थी शादी, जिद थी ही नहीं, तो अगर पापा मम्मी ने बोला कि मांगलिक हो तुम, तो मांगलिक चाहिए, हमने कहा आप जो कहें
मैंने इसको अंधविश्वास नहीं माना, मुझे उनकी खुशी माना कि अगर वो इस चीज़ में संतुष्ट हो रहे हो, करियर अपने मन का बनाया है, जी शादी उनसे कर लेते हैं, और ऐसा भी कोई ऐसा क्या करें, बुरा थोड़ी चाहते हैं। खैर वो रुचि मिल गई और वो कानपुर की थी, हम इलाहाबाद के। हमने जाते ही सोचा कि मना कर दे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उठाने में, यहाँ की कमाई में कैसे होगा। तो मैं जाके बोल दिया, ये देखो ये पेपर यही सब लिखता उखता हूँ, ठीक है। हम और पापा लोग जैसे होते हैं ना परिवार वाले, अरे बहुत कमा रहा है, 80-80 हज़ार 90 हज़ार, ये बात है 2006-07 की। मैंने जाके उनके पिताजी से बता दिया कि नहीं नहीं मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, 18 हज़ार ही मिला है पिछले महीने, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो लेकिन वो उल्टा पड़ गया है। उन्होंने बाद में बोला कि इतना अच्छा लड़का नहीं, है इतनी ईमानदारी मैंने आंखों में बहुत कम देखी, इसलिए मैंने हाँ बोल दी। अब हमें कहता है अपने खुद ही हमने गड्ढा खोदा था तो गिर गए। तो फिर लेकिन ये जो गड्ढा खोदने की बात कही है, अगर रुचि श्रीवास्तव सुन लेंगी तो शायद आपको डांट भी पड़ सकती नहीं, है। आदत पड़ गई उन्हें इस सब बातों की ना। अच्छा। अब जानती हैं कहानी लिख रहा, पता नहीं कहाँ पे क्या क्या बोल के आता होगा, भगवान जाने। वो भी टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया से हाँ, ताल्लुक वो रखती है, क्या करें? रुचि को हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस था फैशन का और कपड़ों का, रंगों का। और यहाँ आने के बाद जब हमारी शादी हो गई तो रुचि ने अपनी इच्छा बताई कि अब मेरी वो नहीं थी, मैंने कभी ये सोच के शादी नहीं की थी कि वो कमाएंगी तो घर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब उन्होंने इच्छा जताई तो मैंने फिर पूरी कोशिश की, मतलब पूरी इतनी कोशिश की लड़ाई की हद तक, कि अब तुमने बोल दिया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तो मतलब हमारी बहुत लड़ाइयाँ शुरू में हुई हैं, और मैं हर चीज़ करेक्ट कर रहा हूँ करते, क्योंकि मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट का अनुभव था, फिल्म लाइन को समझता था। और रुचि को लगा था ऐसे कर लेंगे, लेकिन हमने कहा करेंगे तो प्रोफेशनली करना, वरना मत करो। फिर जो प्रोफेशनलिज्म आ गया तो शुरू के 5-6 साल बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। अब जो है समझ में आ गया कि काम कैसे होना है, क्या करना है। तो रुचि अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं और उसमें बड़ा अच्छा बैलेंस रहता है। जो रुचि काम होता है मेरे पास नहीं होता, तो हम बच्चों को संभालते हैं, उनको बस तक छोड़ना, टिफिन लगा के दे देना, और जब हम काम कर रहे होते तो रुचि संभाल रही होती है। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा बैलेंस है, ये सामंजस्य बना रहे तो अच्छा रहता है। और अब चलते चलते हम आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबई में रहते हुए आपने बहुत बातचीत के दौरान हमें ये पता चला, अंदाज़ा हुआ कि इलाहाबाद से आपका मोह अभी भी है और प्यार है इलाहाबाद से ख़ास। यहाँ मुंबई में रहते हुए इलाहाबाद को किस तरह से मिस करते हैं, क्या चीज़ें मिस करते हैं? इलाहाबाद दो चीज़ें बहुत मिस करता हूँ, दो जगहों का। मैं वहाँ पे जाके बसना नहीं चाहता, एक है इलाहाबाद तो एक है फिल्म इंस्टीट्यूट। ये मेरे समझ लीजिए मेरे वो हैं, महबूब है, मतलब ये दोनों ऐसे हैं जो हमेशा मैं अपने यादों में रखना चाहता हूँ, लेकिन उनसे शादी नहीं करना चाहता। मतलब महबूब शहर है। महबूब शहर है और महबूब है वो। मैं जब भी जाता हूँ, मैं 3 दिन के बाद वहाँ से बोर हो जाऊँगा, मुझे पता है, लेकिन मैं वो ना जाके जितना याद करता हूँ ना, कोई रह के याद नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो मुझे कई लोग ने बोला कि अभी जानते हो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया और इतना बन गया है कि तुम सड़क नहीं पहचान पाओगे। तो मैं दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2022 में चला ही गया होली पे, और उनको फोन कर गरिया में कहाँ खड़े हो, बताओ तुमको बताऊं कहाँ जाना है। हमको हर रास्ता याद है, अभी यहाँ से बोल दोगे उनको बाई का बाग से कहाँ पहुंचा देंगे, पेठे की दुकान से लेके सब कर देंगे। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, हमको याद है। तो उसको हमने कंपनसेट करने के लिए बॉम्बे में एक संगम इन मुंबई करके ग्रुप बनाया, और हम लोग लगभग कई सालों से होली पे, और कई यहाँ कमिश्नर हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, कई बड़े बड़े कॉरपोरेट के सीईओज हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करते हैं, सबको मैंने जोड़ा। और उसके बाद हम लोग ने, आपको बताऊं, एक बहुत ही इलाहाबाद का प्रसिद्ध गाना है, होली पे बजता है, नाकाबंदी का, वो लोग जिसको बोल दो याद, तो वो हमने अच्छे खासे 5 स्टार होटल में वो गाना बजवा के और वहाँ पे सब ने नाचा है कि इलाहाबाद को याद किया है। और सबकी हम वाइफ भी आई, बच्चे भी आई, तो हमने वहाँ पे एक ही हम लोगों ने रूल बनाया कि अगर मैं जुड़ा हूँ तो मेरी वाइफ भाभी, और अगर वहाँ की लड़की जुड़ी है तो उसका हस्बैंड जीजा। तो ऐसे रिश्ते बना के रखो और पूरा इलाहाबाद बसा लो, तो आधे लोग को जीजा हो गए, आधी भाभी हो गई, सबका वो भी बन गया, और हम लोग मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। ऐसे होता है, बचपन के शहर को यूं भी याद किया जाता है। चलिए,
बहुत अच्छा लगा राहुल जी आपसे बात करते हुए। बड़ी रोचक बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को और बड़ी प्रेरणादायक बातें भी बताई कि किस तरह से संघर्ष करके इंसान आगे बढ़ता है और काम से घबराता नहीं। तो ये प्रेरणा हमारे श्रोताओं को ज़रूर मिली होगी। और अब बातचीत को यहीं विराम दे रहे हैं। राहुल जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते ममता जी। नमस्ते।